तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फोटॉन्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज न्यू बाई 2 एंड न्यू बाई 3 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted from A to that from B is ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दो मेटल हैं A एंड B। A मेटल पे गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है और B पे भी न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, जबकि A मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू बाई 2 है। देखो लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और B वाले की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू बाई 3। तो हमको ये बताना है कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इन दोनों मेटल पे डाली जाती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। मतलब ए की जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और बी वाले का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रेशियो हमको बताना है, यानी कि हमको K1/K2 फाइंड करना है। बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज कर लेंगे। हमको पता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, Kmax बराबर hν माइनस W, है ना। ये सब किस में बात हो रही है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो ना, कि जब किसी मेटल सरफेस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों का निकलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ दोनों केस में देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थी न्यू बाई 2 और लाइट कितनी फ्रीक्वेंसी की रही, न्यू, मतलब उससे दोगुनी फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ बच्चों देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू बाई 3 और लाइट कितने की रही है, न्यू फ्रीक्वेंसी की, तो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे, जो कि क्या बताती है, Kmax, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ऐसा है, अब हम पहले केस की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल रही पहले केस में, K1 फॉर मेटल A, यहां पे लिख देंगे फॉर मेटल A। काइनेटिक एनर्जी देखो K1 बराबर hν। hν क्या है भाई, hν है मतलब गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी यहां पे यूज करते हैं ना, तो h इंटू न्यू, ठीक है बिल्कुल, माइनस hν0। तो पहले केस का ν0 ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे केस में ν0 ये होगा, ये B का होगा, ये A का होगा, ध्यान रखना। तो ν0, तो A का लगा रहे हैं तो A का ν0 चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या आएगी, न्यू बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों K1 मिल जाएगा हमको, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा hν बाई 2, ये K1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे फॉर मेटल B, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं फॉर मेटल B। तो B मेटल के लिए बच्चों क्या होगा, देखो K2 बाई Kmax बराबर hν माइनस W होता है, जहाँ Kmax क्या है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, hν क्या है, गिरने वाले फोटॉन की एनर्जी, और W क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को hν0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये Kmax दूसरी केस में लगा रहे हैं ना, तो वहाँ हमने क्या मान रखा है, K2 बराबर hν, तो आएगा h इंटू न्यू है गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है तो न्यू है, ठीक है, माइनस hν0। तो सेकेंड केस में hν0 कितना है बच्चों, B वाले में देखो न्यू बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों 2hν बाई 3, कितनी आ जाएगी, 2hν बाई 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमसे तो पूछा गया दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, K1/K2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, K1 की वैल्यू hν बाई 2 अपान में K2, तो देखो अपान में वैल्यू आएगी तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2hν नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, hν से hν को काट दीजिए, तो K1/K2 हो जाएगा 3:4। सो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3:4,
इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स व्हेन अ सरफेस इज इरेडिएटेड with the radiation of frequency nu1 and nu2. The maximum kinetic energy of the electrons emitted in the two cases are k and 2k respectively. Obtain the expression for the threshold frequency for the surface. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पर nu1 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो उससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी k हो जाती है, और जब किसी मेटल सरफेस पर nu2 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2k हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या पूछा गया बच्चों? इसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बच्चों, आपको पता है ना कि जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे डालते हैं तो उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पता है ना, कुछ ऐसी मेटल होती है जिन पर जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को बच्चों कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हमको दी है, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमको एक आइंस्टाइन इक्वेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से रिलेशन के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या आएगा बच्चों? तो यहां पे लिख देंगे K मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। याद करो, ये फार्मूला होता था कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हो तो मतलब हर फोटॉन की एनर्जी क्या है? एच न्यू। तो इस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए खर्च हो जाती है, मतलब वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो है K मैक्स। बच्चों, अगर हम बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि W को वर्क फंक्शन कहते थे, ठीक है, और वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू जीरो। वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू जीरो, जहां पर न्यू जीरो होती है बच्चों थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू यहां रख दो तो K मैक्स का फार्मूला रियल वाला बन गया। क्या बन गया? ये बन गया एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अच्छा, अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे? तो बच्चों ऐसा है, पहले केस की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट केस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई पहले केस में? देखो K, काइनेटिक एनर्जी K। H फ्रीक्वेंसी कितनी है उस समय? जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है बच्चों, तो ये है H इंटू न्यू वन। पहले केस में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही? न्यू वन माइनस एच न्यू जीरो। ये इक्वेशन 1 होगी। दूसरे केस में देखिए बच्चों, तो फॉर सेकेंड केस 2k इज इक्वल टू एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट। 2k इज इक्वल टू, क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये सेकेंड। तो बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो हमको दिख रहा है कि न्यू नॉट की वैल्यू निकल सकती है, या हम ये भी कर सकते हैं कि इस k की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तब भी निकल आएगी। क्या करें? अच्छा, k की वैल्यू पुट कर दें, चलो कर लेते हैं बच्चों। इस k की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो 2 इंटू k की जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ k फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, तो बच्चों क्या आएगा? देखो 2k
के की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट, तो ये है एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, बराबर एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आएगा 2h न्यू वन माइनस 2h न्यू जीरो बराबर h न्यू टू माइनस h न्यू नॉट। बच्चों इस h हर जगह है ना, तो h से डिवाइड कर दें, बात बन जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाई h, डिवाइड कर दो बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, h तो चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2 न्यू वन माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 न्यू नॉट बराबर इधर क्या बचेगा h तो गया, तो न्यू टू माइनस न्यू नॉट। अच्छा, तो अब बच्चों देखो ध्यान से, तो ऐसा करते हैं, इस 2 न्यू नॉट को माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा बिल्कुल। तो इधर बचेगा 2 न्यू वन माइनस इधर देखो ये वाला न्यू टू इधर उठा लो, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 न्यू वन माइनस न्यू टू हो गया, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो उधर हमारे पास देखो क्या बचा भाई, ये तो चला आया इधर, तो इधर बचा है माइनस का न्यू जीरो, ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 2 न्यू जीरो। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे 2 न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू, ये घटेगा तो क्या बचेगा न्यू नॉट बचेगा, न्यू नॉट, और न्यू नॉट ही क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So threshold frequency for the given metal is 2 न्यू वन माइनस न्यू टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विद इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज ओके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमसे कह रहे हैं किसी चार्ज की डी ब्रोगली वेवलेंथ और लीनियर मोमेंटम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये क्या होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है भाई, डी ब्रोगली जी ने बताया था कि कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी मतलब हमारी बाइक, कार, बस या फिर ट्रेन या जिसकी भी आप बात कर लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब में इन्होंने कहा सबके पास डुअल नेचर है। मतलब पहले चर्चा हो रही थी कि लाइट में डुअल नेचर है कि नहीं, बट डी ब्रोगली जी ने आए तो उन्होंने पूरा मामला ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं सब में डुअल नेचर होता है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ जो होती है ऑब्जेक्ट की वो होती है h/mv। क्या होती है h/mv। तो बच्चों ये इन्होंने कहा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, मतलब ये वेवलेंथ हर पार्टिकल की, मतलब अगर तुम्हारा जैसे सपोज करो कि कार लेकर जा रहे हो तो कार का मास है कुछ और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उस समय तुम उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो इतनी कम आएगी कि पता नहीं चलती। इसीलिए जनरली वेव नेचर जो चीज़ें हम देखते हैं उनमें क्या होता है, डिसअपीयर होता है, पता नहीं चलता क्योंकि लैम्डा बहुत कम आएगा, बट रियलिटी में वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी ना। तो यही इन्होंने बताया था। अब बच्चों हमको पता है यहाँ पे h क्या होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और बच्चों यहाँ पे जो m ये v है ये होती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम p लिख सकते हैं। p क्या है बच्चों, ये है लीनियर मोमेंटम, पता है ना। अच्छा तो बच्चों अब देखिए, तो अगर mv की जगह यहाँ पे p रख देंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यानी कि ध्यान से देखो तो लैम्डा इंटू p बराबर h, जो कि क्या है कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई x y इक्वल टू सी की तरह, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
जब ऐसी इक्वेशन होती थी तो x और y के बीच ग्राफ ऐसा बनता था, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ग्राफ बनता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा करो बनता है। इसका मतलब लैम्डा और p में भी कैसा करो बनेगा, कुछ इसी तरह का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मान लीजिए कि लैम्डा इधर आ गया हमारे पास x एक्सिस में और p आ गया y एक्सिस में, तो करो कैसा बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा। ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। So the variation of lambda with p will be shown as rectangular hyperbola। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 590 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन में जो लाइट है उसकी वेवलेंथ हमको दिया है 590 नैनोमीटर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी कर दी जाए कि उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी बन जाए। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि डी ब्रोगली जी ने बताया कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, भले वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, उन सबकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। उनमें डुअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और उनमें वेव नेचर भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी जाए। अब सोचिए बच्चों, हमको लैम्डा दे दिया 590 नैनोमीटर, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा। क्यों? नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते तो 10 पावर -9 आता है और 2 नंबर इधर पॉइंट खिसकाया गया, इसलिए 10 पावर -7 बन गया। ये लैम्डा हो गया। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि हमसे पूछा गया कि कितनी काइनेटिक एनर्जी कर दिया, हमको के चाहिए। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमको पता ही, बिल्कुल हम यूज कर लेंगे अभी। तो लैम्डा का फार्मूला होता क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? तो बच्चों ये होती है h/mv। क्या होती है? h/mv। डी ब्रोगली जी ने बता दिया था कि अगर कोई भी m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो उसकी एक वेवलेंथ भी होती है, उसमें डुअल नेचर होता है, पार्टिकल दोनों का नेचर होता है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा h/mv होता है। बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के मान लें तो के बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है ना। यहाँ से बच्चों आप v निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2k/m और स्क्वायर है v में, तो इधर क्या बन जाएगा? रूट। अगर v की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन निकल सकता है। क्या निकलेगा? लैम्डा h/mv, v की जगह रूट में 2k/m। ठीक है, इस m से m को यहाँ रूट लगा देंगे तो लैम्डा हो जाएगा h/रूट में 2km। अब बच्चों हमको तो k निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट हटेगा तब तो k निकलेगा। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बताओ? h²/2km। यहाँ लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ स्क्वायर करने पे आ गया। हमको तो बच्चों के चाहिए, तो के एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो के इधर ले आओ, बाकी सब इधर आ जाएंगे। तो यानी कि के का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? तो के आ जाएगा h²/2 λ²m। तो ये बचेगा h²/2 λ²m। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दी जाए। बिल्कुल, के एच का फार्मूला क्या होता है? एच की वैल्यू क्या होती है? 6.63 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बहुत बढ़िया। अपान में 2 λ²। तो बच्चों लैम्डा है कितना? 5.9 10 की पावर -7, इसका स्क्वायर कर लो। बिल्कुल, 5.9 इंटू 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर इंटू
मास यहाँ रख देंगे इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा k = 6.63 इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर क्या आएगा माइनस का 68 अपान में 2 5.9 इंटू 5.9 10 की पावर क्या हो जाएगा देखो -7 है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इस सबको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 6.94, आता है 6.94 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। So the kinetic energy of electron should be required for the same de Broglie wavelength as 590 नैनोमीटर। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ 590 नैनोमीटर हम करना चाहते हैं तो हमको उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m versus 1/√v where v is the potential difference through the which the particle is accelerated. How does this graph gives us the information regarding the magnitude of the charge of the particle? तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई m मास का चार्ज पार्टिकल v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया तो उस चार्ज पार्टिकल में कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली जी ने बताया था जो भी काइनेटिक बॉडी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या फिर चार्ज ना भी हो, न्यूट्रॉन हो या हमारी बाइक है, कुछ भी है, उन सब में एक वेवलेंथ होती है, उन सब का डुअल नेचर होता है। ये तो डी ब्रोगली जी ने बता दिया था। तो इन्होंने कहा कि अगर Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? सिंपल सी बात है, आ जाएगी QV। कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? QV। क्योंकि अगर Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? QV। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस चार्ज में एक वेव नेचर आ जाएगा। उस वेव नेचर के लिए उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो लैम्डा हमको पहले फाइंड करनी है, क्योंकि लैम्डा 1/√v में हमको यहाँ पे ग्राफ बताना है। ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा इक्वल टू फार्मूला होता क्या है बच्चों? ये होता है h/m इंटू वी। ये v वेलोसिटी है और कैपिटल V जो लिखा हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखना, ये v क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस जिससे चार्ज को एक्सेलरेट किया गया। अच्छा, तो बच्चों ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है जहां पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उसका मास होता है। तो ये फार्मूला होता है बच्चों। आपको पता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी है मतलब उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम लिख सकते हैं k बराबर क्या? ½ mv²। और जब उस चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया तो qv लिख सकते हैं k की जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि qv इक्वल टू हो जाएगा ½ mv²। तो बेटा यहां से v की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तो क्या आएगा बच्चों? ये 2qv/m, वो भी कैसा? रूट में। ये वैल्यू यहां रख दीजिए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बनेगी? लैम्डा इक्वल टू h/m और v की वैल्यू रूट में 2qv/m, ये बन गया। अच्छा देखिए, ये इससे कटेगा तो यहाँ √m हो जाएगा, तो ये लैम्डा बराबर बचेगा h/रूट में 2qvm। ठीक है, या इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, h/√2qm, ठीक है, इंटू 1/√v। ये v बड़ा वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कैपिटल V। बहुत बढ़िया बच्चों। अगर 1/√v को आप एक फंक्शन की तरह देखें
तो क्या ये ऐसा दिख रहा है y बराबर कुछ कांस्टेंट इंटू x, क्योंकि इसको x की तरह देखो, पूरे को एक फंक्शन 1/√v अलग अलग मत देखो, पूरा एक है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ होता था? स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब लैम्डा और 1/√v में कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बच्चों अगर हम लैम्डा और 1/√v में ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन का। ये बन गया ग्राफ, बढ़िया। बच्चों इसका स्लोप क्या होगा? तो याद करो, जब y बराबर mx होता है तो स्लोप क्या होता है? m। ये क्या होता है बच्चों? m होता है इसका स्लोप। वैसे ही लैम्डा इक्वल टू 1/√v इंटू ये, तो ये उसका क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बच्चों? h/2qm रूट का। तो अगर चार्ज का हमको मास दिया हो, मास की वैल्यू पता हो, तो s तो हमको पता है और स्लोप हम इस कर्व से निकाल सकते हैं भाई, tan थीटा। स्लोप क्या होगा इसका? ये थीटा अगर है तो स्लोप होगा इसका tan थीटा। तो यहां पे लगा देंगे सीधा सीधा, tan थीटा बराबर h/√2qm। तो यहां से बच्चों अगर हमको m की वैल्यू पता हो तो हम q की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। यही पूछा गया ना कि इसके ग्राफ की हेल्प से हम चार्ज को कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, अगर हमको m पता हो, h पता ही है, tan थीटा हम ग्राफ से निकाल देंगे तो हम q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो q का फार्मूला कितना आएगा? यह आएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा बराबर h²/2qm, या फिर q इक्वल टू फार्मूला हम बना देंगे h²/2 tan स्क्वायर थीटा इंटू m। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके हम q की वैल्यू भी इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा associated with a charged particle of mass m versus √v, where v is the accelerating potential. Second, an electron, a proton and an alpha particle have the same kinetic energy. Which one has the shortest wavelength? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसको v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया गया, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल में सिंपल सी बात है, जब इसको एक्सेलरेट करेंगे किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से, तो उस चार्ज पार्टिकल में क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से चार्ज पार्टिकल में एक डुअल नेचर आ जाएगा, क्योंकि डी ब्रोगली जी ने बताया था ना, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, भले वो चार्ज पार्टिकल हो, अनचार्ज हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर उनमें मोशन है तो उनमें डुअल नेचर होता है। मतलब उनमें पार्टिकल का भी नेचर होगा और उनमें वेव का भी नेचर होगा। हमको उस डुअल नेचर वाले पार्टिकल का, जिसको हमने v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v क्या है? v है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो √v में एक कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये है क्या बच्चों? लिख देते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अच्छा, तो कैसे वो ग्राफ बनेगा बच्चों, जरा बात करते हैं। हमको पता है कि अगर कोई q चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है, और इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट कर देते हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वो कितनी आ जाती? k बराबर हो जाता है qv। अच्छा, और हमको तो ये भी पता है भाई, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mv²। तो mv² को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों? qv। यानी कि v इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में 2qv/m, ठीक है। यहां से हम उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां पे ये v क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां से इतनी बात क्लियर हुई कि अगर v वोल्ट से किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करोगे तो उसकी वेलोसिटी ये होगी। अच्छा, तो अब बच्चों डी ब्रोगली जी ने बताया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल या किसी पार्टिकल पास कोई वेलोसिटी है तो उसमें वेव का भी नेचर होता है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला होता है। तो डी ब्रोगली
वेवलेंथ का फार्मूला क्या है जरा लिख देते हैं यहाँ पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपान एम वी। इन्होंने कहा अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है, किसके बराबर होती है, h अपान एम वी। अगर v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये भी वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, h अपान m 2qv अपान m। बच्चों अगर हम यहाँ पे देखिए रूट m से मल्टीप्लाई और रूट m से डिवाइड कर दें तो ये रूट m क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, और m से m ये कट जाएगा, तो यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपान रूट में 2qvm। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बना, h अपान 2qvm। इसका मतलब अगर लैम्डा और रूट v में हमको ग्राफ खींचना है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान रूट 2qm इंटू 1 अपान रूट v। ये हमने लिख दिया लैम्डा और रूट v में रिलेशन, क्या किया, रूट v को अलग कर दिया। बच्चों इसको हम थोड़ा इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा इंटू रूट v इज इक्वल टू h अपान 2qm, वो भी कैसा है, रूट का। हमको लैम्डा और रूट v में ग्राफ खींचना है, तो बच्चों क्या ये दिया गया इक्वेशन ऐसा बन गया कुछ एक्स वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट होगी किसी गिवन चार्ज के लिए। मान लिया प्रोटॉन की बात कहा तो उसका चार्ज और मास तो फिक्स होता है ना, तो ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी गिवन चार्ज के लिए। तो गिवन चार्ज के लिए लैम्डा और रूट वी का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा जैसे एक्स वाई का बनता था। अब एक्स वाई इज इक्वल टू सी का ग्राफ कैसा बनता था बच्चों बताओ, तो अगर एक्स वाई इज इक्वल टू सी लिखा होता था तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनता था, एक्स वाई और इधर ये ऐसा, इसको बोलते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसी तरीके से लैम्डा और रूट वी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो बच्चों लैम्डा का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स, रूट वी का काम क्या कर रहा है, वाई, है ना, लैम्डा रूट वी एक्स वाई हो गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, बहुत अच्छी बात हो गई कि ये ग्राफ बन गया। अब इसका सेकेंड पार्ट बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो बच्चों सेकेंड पार्ट यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है और तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। इन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं बताओ कि इन तीनों में से किसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी हो। तो बच्चों आपने अभी अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा, देखो h अपान रूट में ये फरा है 2qvm, ये फार्मूला क्या पढ़ा है, h अपान रूट 2qvm। और q इंटू वी को क्या बोलते हैं, देखो q इंटू वी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, h अपान रूट में 2km, के काइनेटिक एनर्जी। कह रहे सारे पार्टिकल की के सेम है, तो लैम्डा देखो h तो कांस्टेंट होता सबके लिए, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, k और m पे, तो k तो कांस्टेंट हो गया, तो बचा कौन, m। इसका मतलब यहां से हमको समझ में आ गया कि लैम्डा डिपेंड करेगा 1 अपान रूट m पर। इसका मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। और आपको पार्टिकल कौन कौन से दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। अब आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, प्रोटॉन का उससे ज्यादा होता है और अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा होता है ना। इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 10,000 टाइम प्रोटॉन का मास होता है और प्रोटॉन के मास का 4 टाइम अल्फा पार्टिकल का मास होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है तो सिंपल सी बात, जो लैम्डा होगा वो अल्फा का सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा किसका होगा, लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हम कह सकते हैं कि लैम्डा ई, देखो ना, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान m, तो m बड़ा होगा तो लैम्डा छोटा होगा। इसका मतलब लैम्डा ई सबसे बड़ा होगा, लैम्डा पी उससे छोटा होगा और लैम्डा अल्फा सबसे छोटा होगा। तो मैंने पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी,
शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, वो अल्फा पार्टिकल की होगी। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।